हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल BHU वाली में। तो हमने जो है कि 25 जून के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो है कि 5 यूनिट के ऊपर बात की, जिसमें टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया। रिसर्च के साथ साथ हमने देखा आपका ICT कम्युनिकेशन, और यहाँ तक कि हमने मैथमेटिकल पोर्शन को भी देखा। अब हम लोग यूनिट 6 से शुरू करेंगे। हमने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की सारी बात कर ली है पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने बहुत जो है कि डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे पार्ट 2 में छठे यूनिट से। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो उनको बता दें कि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि सारी तैयारी कराई जाती है, जिसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ होता है, लेक्चर्स होते हैं, PYQs होते हैं, और आपको जो है कि एग्ज़ाम तक गाइड भी किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। ठीक है, वेट, अब हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से यूनिट 6 तक। जो पहला पार्ट है, जो वीडियो अपलोड कर दिया चुका है यूट्यूब पे उसका, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए। बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होना है, क्योंकि ये जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर है, कहीं ना कहीं इससे 2-4 क्वेश्चन आपके अगले एग्ज़ाम जो 29 तक का एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं उसमें काम आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। जो यूनिट 6 है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पहला टॉपिक जो आपका UGC नेट के 25 जून के शिफ्ट 1-2 में पूछा गया था, वो तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन, और ये आपका फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बार बार पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट दिया गया था, ऑल डक्स आर मैमल्स इज ट्रू, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, सम डॉग्स आर नॉट मैमल्स अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑल डक्स आर ट्रू है तो इन्फर्ड अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, सम डक्स आर नॉट मैमल्स अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इट मस्ट बी ट्रू, इट मस्ट बी फॉल्स, इट मस्ट बी अनडिटरमाइंड, या फिर इट इज़ प्रोबेबली ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, इट मस्ट बी फॉल्स। ठीक, क्यों होगा, यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे होता है ऑल, यहाँ पे नो, यहाँ पे सम, और यहाँ पे सम नॉट। ठीक है, सम नॉट होता है, ये एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं, यानी कि ये गलत है तो ये गलत है, तो ये सही होगा, ये सही है तो ये गलत होगा। ठीक है, एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। ठीक, और यहाँ पे ऑल डॉग्स दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है, सम डॉग्स आर नॉट इनफैक्ट दिया है, तो ये क्या होगा, इट मस्ट बी फॉल्स, मतलब इसका गलत होना एकदम तय है। अगर ये सही है तो ये गलत होगा ही होगा, तो ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप रिलेशनशिप देख सकते हैं, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक्सप्लेनेशन बताने लगेंगे तो। ऐसी फर्स्ट पार्ट 1 में देखा होगा आपने, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। चलिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कंट्रीज कैन नॉट बोथ बी ट्रू सिमिलटेनियसली। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है कि दोनों एक साथ जो है कि ट्रू नहीं हो सकती, कॉन्ट्रेजरी की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रेजरी कैन नॉट बी फॉल्स इंस्ट्रूमेंटली, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों ट्रू है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रीज हैं, ऑल SRP एंड नो SRP, ये दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, ये सब क्या है, क्वालिटी बट नॉट यूनिवर्सल इन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर इनोसेंट, कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेशनशिप में, कि कंट्राडिक्टरी क्या होती है, कॉन्ट्रेरी क्या होती है, सब अल्टरनेशन क्या होता है, सब कंट्री क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी की बात करेंगे तो ये होता है, इफ़ वन इज ट्रू तो अदर मस्ट बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। आपको हमने बताया कि अगर आल है वो ट्रू है तो सम नॉट हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, कॉन्ट्रेरी कहता है कि कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, कॉन्ट्रेरी है जिसमें आल और नो आते हैं। ठीक, सबल्ट्रेशन में क्या होता है, सबल्ट्रेशन कहता है कि इफ़ द यूनिवर्सल इज ट्रू द पर्टिकुलर मस्ट बी ट्रू, अगर आल जो है कि अगर आल वाला पोर्शन जो ट्रू है तो सम वाला जो है सम पोर्शन, ठीक है, वो जरूर से जरूर ट्रू होगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। ठीक है, सब कंट्री क्या कहती है, इफ़ वन इज ट्रू द अदर इज अनडिटरमाइंड। ठीक है, अगर एक ट्रू है यानी कि नो या नो जो है कि ट्रू है, तो जरूरी नहीं कि जो सम नॉट है वो ट्रू ही, वो अनडिटरमाइंड भी हो सकता है। ये इसका कंसेप्ट था। ओके, चलिए इसका फर्स्ट आंसर पहला होगा। अगला स्क्वायर ऑफ पोजीशन से क्वेश्चन है असोसिएशन रीजन से,
क्वेश्चन है, असेसन है, द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जी बिल्कुल ट्रू है। स्क्वायर अपोजिशन जो डायग्राम होता है उसमें 4 प्रकार के जो है कि कैटेगरीज होता है, आपको हमने बताया है कि आल और ये सारी चीज़ें। ठीक, रीजन दिया है बिकॉज इट ओनली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी यूनिवर्सल और पार्टिकल ऑफ प्रपोजिशन, नॉट देयर क्वालिटी अफर्मेटिव और नेगेटिव। गलत है, अफर्मेटिव और नेगेटिव भी तो होता है, सम और सम नॉट और नॉट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला आपका इसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल्स, ये प्रपोजिशन है ये। ठीक है, याद रखिएगा, AEIOU होता है ना यहाँ पे, ऐसे इसको ऐसे स्क्वायर ऑफ पोजिशन कैसे होगा, आल, नो को ई से, आई को सम से और ओ को सम नॉट से। ठीक, इसको ई प्रपोजिशन बोलते हैं। ठीक, ये ट्रू दिया है। ठीक, तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ सम बर्ड्स और मैमल्स, आई प्रपोजिशन बोल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, ई मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बोले ये आपका आल हो गया, ये नो हो गया। ठीक है, यहाँ पे सम हो गया, ये सम नॉट हो गया। ठीक, अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी है। याद रखिए क्या है, कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे के विरोधाभासी। अगर ये सही है तो ये गलत होगा, ये गलत है तो सही है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हुई अपोजिट होती हैं, ठीक है, कंट्राडिक्टरी होती हैं। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस का एक जो कंसेप्ट आता है, जो आपके शिफ्ट में पूछा होता है, उसको देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है, ट्रू प्रपोजिशन आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ। ठीक है, अगर दो जो है कि प्रपोजिशन है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, कब होंगे ये, तो दे ऑलवेज हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज अंडर ऑल पॉसिबल ट्रूथ असाइनमेंट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तब ये क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था कि द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P देन Q इज इफ नॉट Q देन नॉट P। ठीक है, इसे कंट्रा पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। इफ P देन Q, इफ नॉट Q देन नॉट P, तो इसे कंट्रा पॉजिटिव बोलते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट कन्वर्स, बिल्कुल गलत है ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ इट इज़ अ कैट देन इट इज़ अ मैमल, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, कन्वर्स है, इन्वर्स है, कंट्रा पॉजिटिव है, क्या है। ठीक है, तो इफ़ नॉट अ मैमल, इफ़ इट इज़ नॉट अ मैमल देन इट इज़ नॉट अ कैट, ये क्या है, कंट्रा पॉजिटिव का कंसेप्ट है और ये इसके लिए सही है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे इसका देख सकते हैं, कंट्रा पॉजिटिव का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, समझ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असेसन है, डी मॉर्गन्स लॉ आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। बिल्कुल सही है कि डी मॉर्गन का जो लॉ है वो क्रूशियली डिटरमाइन करते हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। ठीक, बिकॉज डी मॉर्गन्स लॉ प्रोवाइड रूल्स फॉर नेगेटिव कंजक्शन एंड डिसकंजक्शन। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और ये क्या करते हैं, इसकी व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लॉ क्या है, पूरा अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, द स्टेटमेंट नॉट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, ये इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आप कर सकते हैं, इससे आप भी करेंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे करेंगे ऐसे वेन आरेख बना के तो भी हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से करेंगे, आपको हमने बताया, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, इसका डी होगा। अगला है, अब साइलिज्म से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स, दूसरा है ऑल पेपर्स आर टेबल्स, तो कंक्लूजन बोला है ऑल बुक्स आर टेबल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसा एग्जाम्पल है, वैलिड सॉलिज्म है, इनवैलिड सॉलिज्म है, कैटेगोरिकल फैलेसी है, इंडक्टिव आर्गुमेंट्री, क्या है, वैलिड सॉलिज्म है कि ऑल बुक्स क्या है, पेपर है, ऑल पेपर्स आर टेबल, तो कंक्लूजन क्या हो गया, ऑल बुक्स आर टेबल, ये वैलिड सॉलिज्म के पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ए करके ऐसे बहुत सारी चीज़ों से सॉल्व करते हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए ऐसे देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये अभी इसको क्वेश्चन को जानना जरूरी है। ठीक है, अगला है
दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन अ वैलिड कैटेगोरिकल साइलिज्म इफ द प्रीमाइज आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू। बिल्कुल सही है कि अगर कोई वैलिड कैटेगोरिकल साइलिज्म में स्टेटमेंट है, अगर उसका प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना ही होना है। और ये आपका क्वेश्चन मस्ट 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 है, एकदम इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। ठीक है, प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा। ठीक, दूसरा है अ साइलिज्म कैन बी लॉजिकली वैलिड इवन इफ इट्स प्रीमाइज आर फैक्चुअली फॉल्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक साइलिज्म वो लॉजिकली वैलिड हो सकता है, जबकि भले उसका प्रीमाइज जो है कि फैक्चुअली फॉल्स है, लेकिन ये जो है कि लॉजिकली वैलिड हो सकता है। तो दोनों क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब साइलिज्म को पूरा एक लिस्ट की तरह कंपोनेंट और इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म और कंक्लूजन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा पूछता है और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मेजर टर्म क्या होता है, तो मेजर टर्म होता है द प्रेडिक्ट ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, द प्रेडिक्ट ऑफ द कंक्लूजन मेजर टर्म होता है। माइनर टर्म क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होता है। मिडल टर्म क्या होता है, द टर्म दैट अपीयर्स इन बोथ प्रीमाइज बट नॉट इन द कंक्लूजन, जो दोनों में अपीयर रहता है लेकिन कंक्लूजन नहीं होता, उसे मिडल टर्म बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए पेपर दोनों में है तो ये क्या हो गया, लेकिन कंक्लूजन में नहीं है, तो इसे बोलेंगे मिडल टर्म। ये क्या है, मिडल टर्म। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर क्या है, मिडल टर्म, लेकिन कंक्लूजन में नहीं है तो उसे मिडल टर्म बोलेंगे। ठीक, ऐसे समझ जाएंगे आप। और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, वहाँ पे ऊपर जो था वो सब्जेक्ट हो जाएगा, माइनर टर्म हो जाएगा, और जो कंक्लूजन द प्रेडिक्ट ऑफ द कंक्लूजन है वो मेजर टर्म हो जाएगा। कंक्लूजन द स्टेटमेंट दैट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइज, जो ऊपर दो है उन्हें प्रीमाइज बोलते हैं। ठीक है, उन दोनों में दोनों प्रीमाइज को फॉलो करता है उसे कंक्लूजन बोलते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था, इसको समझेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेजर माइनर बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे असिस्टेंट टीचर क्वेश्चन है कि ऑल वैलिड साइलिज्म आर आल्सो साउंड आर्गुमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल गलत है कि जो ऑल वैलिड साइलिज्म में आल्सो साउंड आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट को साउंड करते बिल्कुल गलत है। बिकॉज साउंड आर्गुमेंट्स रिक्वायर बोथ लॉजिकली वैलिड एंड फैक्चुअली ट्रू प्रीमाइजेस। अब साउंड आर्गुमेंट किसे कहते हैं, साउंड अनसाउंड दो प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं। तो जरूरी नहीं कि जितने भी वैलिड साइलिज्म है वो साउंड आर्गुमेंट हो ही नहीं। एक साउंड आर्गुमेंट होने के लिए उसे तो पहले लॉजिकली वैलिड होना चाहिए, साथ ही साथ फैक्चुअली ट्रू भी होना जरूरी है उस प्रीमाइज का, तभी हम उसे साउंड आर्गुमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डी सही होगा और बाकी ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आइडेंटिफाई द कंक्लूजन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीमाइज। दो प्रीमाइज दी हुई है, कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे नो आर्टिस्ट आर बैंकर्स, सम आर्टिस्ट आर पेंटर्स, तो इसमें कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि सम पेंटर्स आर बैंकर्स, सम पेंटर्स आर नॉट बैंकर्स, ऑल पेंटर्स आर बैंकर्स और नो पेंटर्स आर बैंकर। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सही कंक्लूजन होगा वो होगा सम पेंटर्स आर नॉट बैंकर्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है नो आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है, ये बैंकर है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं। जो नो आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट है वो बैंकर नहीं है, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि सम आर्टिस्ट आर बैंकर्स, कुछ ही जो है कि आर्टिस्ट जो है वो बैंकर है, कुछ सम आर्टिस्ट आर पेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है, तो कुछ आर्टिस्ट है वो क्या है, ये आर्टिस्ट है, ये पेंटर्स हो गया। यहाँ पे ए और पी दोनों है, तो कुछ ही है। ठीक, तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, सम पेंटर्स आर नॉट बैंकर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, इसमें मिडल टर्म आर्टिस्ट है जो कि दोनों में, दोनों प्रीमाइज में है। ठीक, तो इसे मिडल टर्म बोलते हैं जो कि कंक्लूजन में नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका कंक्लूजन होगा वो होगा सम पेंटर्स आर नॉट बैंकर्स, इसका कंक्लूजन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझिएगा, समझ जाएंगे। चलिए अब इमीडिएट इन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ सिंगल प्रीमाइज कार्ड, साइलिज्म, मीडिएट इन्फ्रेंशन, इमीडिएट इन्फ्रेंस और इंडक्टिव इन्फ्रेंस। इसे बोलते हैं इमीडिएट इन्फ्रेंस। ठीक है, क्या करता है ये, प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ सिंगल प्रीमाइज कार्ड। ठीक है, सिंगल प्रीमाइज को लेकर जो कंक्लूजन आता है उसे क्या बोलते हैं, इमीडिएट इन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है इमीडिएट इन्फ्रेंस से। पहला तो है आपका कि द कन्वर्ज ऑफ स्टेटमेंट ऑल एस आर पी इज ऑल पी आर एस।
बिल्कुल गलत है, इसका कन्वर्ज ये नहीं होगा, ठीक, बिल्कुल फाल्स है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, कन्वर्जन इज अ वैलिड इमीडिएट इन्फ्रेंस फॉर ई नो SRP एंड सम SRP प्रपोजिशन बट नॉट ऑलवेज फॉर ऑल SRP और सम SR नॉट P प्रपोजिशन। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये जो है कि इसका कन्वर्जन बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है, ए के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे ये कंसेप्ट पूरा। अगला है, व्हाट इज द ऑब्जर्व ऑफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्व क्या होगा, ऑलवेज ऑब्जर्व स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसका होगा नो स्टूडेंट आर नॉन इंटेलिजेंट। ये आपका ऑब्जर्व, कन्वर्जन, कंट्रापोजिटिव बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा इन टॉपिक को तो बिल्कुल देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे स्टेटमेंट को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी समझ जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स मतलब फिक्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं आपके JRF के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसको कर लीजिए तो आपका JRF कन्फर्म है। ठीक है, अगला है, इमीडिएट इन्फ्रेंसेस अलाउ अस टू डिराइव अ कंक्लूजन दैट इज नेसेसरी ट्रू इफ द प्रीमाइज इज ट्रू। बिल्कुल सही है कि इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या अलाउ करता है कि अगर प्रीमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू है। ठीक है, अगला है, द रिले ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डिफिनेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोपोजिशन एलोन। ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो रही है। अगला है, द कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल्स इज। ठीक है, इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। कंट्रापोजिटिव तो एकदम याद रख लीजिए, इसका होगा ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन बर्ड्स। अगर नो बर्ड्स आर मैमल दिया है तो इसका अगर कंट्रापोजिटिव रहेगा तो ऑल लगा दीजिएगा और नॉन कर दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा दोनों में, यहाँ पूरा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आती है फैल्सीज पे बात। वेस्टर्न फैल्सीज बहुत ज़्यादा पूछता है, इंडियन फैल्सीज भी पूछता है, लेकिन वेस्टर्न का भी, वेस्टर्न थोड़ा सा इजी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि आइडेंटिफाई द फैल्सी इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। माई डॉक्टर सेज आई शुड ईट हेल्दी बट शी स्मोक्स एंड ड्रिंक हैवली, सो हर एडवाइस अबाउट हेल्दी ईटिंग इज वर्थलेस। कह रहा है कि मैं डॉक्टर जो कहा है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ठीक, लेकिन वो खुद ही जो है कि बट सी स्मोक एंड ड्रिंक हैवली, वो स्मोक करती हैं और ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा करती हैं। सो हर एडवाइस अबाउट हेल्दी ईटिंग इज़ वर्थलेस, मतलब वो हमको एडवाइस दी है कि हेल्दी खाओ, लेकिन वो खुद ही स्मोक करती हैं, तो उनका जो एडवाइस है वो बेकार है। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे, इस फैल्सी को बोलते हैं पर्सनल अटैक, एड होमिनियम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्या कहता है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो आप उसके एडवाइस को गलत कहने के लिए बोल देंगे, उसके पर्सनल चीज़ों पे अटैक कर देंगे, तो वो तो डॉक्टर आपको सलाह देगा ही, भले वो कुछ भी करे, लेकिन उनका आपको सलाह एडवाइस देना तो वो आपको एडवाइस देंगे। इसे एड होमिनियम फैल्सी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा इसका एग्जाम्पल किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला 2 स्टेटमेंट दिया है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट है आपका, अ फॉर्मल फैल्सी इज एन एरर इन रीजनिंग दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट विदाउट नीडिंग टू इवेलुएट इट्स कंटेंट। बिल्कुल सही है कि फॉर्मल फैल्सी इज एन एरर इन रीजनिंग दैट कैन बी डिटेक्टेड। कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे, तो एग्जामिन करेंगे उसके स्ट्रक्चर पे, आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, बिना इवेलुएट के इसके कंटेंट को स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा हम लोग एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। अगला है, an informal falsity is an error in a reasoning that arise from the content and concept of the argument। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे error है कि नहीं, तो content and context of argument से, often due to misleading language or irrelevant information। ठीक है, भले इसमें misleading language हो या फिर irrelevant information है, उसकी वजह हम लोग देखेंगे क्या, content and context argument के। ठीक है, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए और पूरा दिया हुआ है कौन सी फॉर्मल है कौन सी इनफॉर्मल है। तो यहाँ फॉर्मल में अफेयरिंग द कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, फलवा के निषेधन बोलते हैं, डिनाइंग द इंसिडेंट हो जाएगा, एड होमिनियम आप अभी जो हमने बात किया डॉक्टर वाला वो आपका इनफॉर्मल फैल्सी है, स्ट्रॉमैन, स्लिपरी सोपी सब क्या इनफॉर्मल फैल्सीज हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ फैल्सीज हैं उनको मिलाना है। ठीक है, उसको देखते हैं। फैल्सीज हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अपील टू इग्नोरेंस किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एज्यूमिंग अ क्लेम इट्स
इज ट्रू बिकॉज इट नॉट बीन प्रूवन फॉल्स और वाइस वर्सा। ठीक है, हम लोग किसी चीज़ को ट्रू कहेंगे क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ पाया है कि ये गलत है या फिर कुछ और है। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रू मानेंगे। फाल्स डिलेमा किसे बोलते हैं? तो फाल्स डिलेमा कहते हैं प्रेजेंटिंग ओनली टू एक्सट्रीम ऑप्शन एज द ओनली पॉसिबिलिटीज़। केवल दो ही हम लोग ऑप्शन देंगे, बल्कि अदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दो ही एक्सट्रीम ऑप्शन देते हैं, इसे फाल्स डिलेमा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉमैन क्या होता है? मिस प्रेजेंटिंग एन ओपोनेंट आर्गूमेंट टू मेक इट ईजियर टू अटैक। ठीक है, हम लोग मिस प्रेजेंट करते हैं ओपोनेंट आर्गूमेंट को ताकि उस पर इसलिए हम लोग अटैक कर सकें, जिसे स्ट्रॉमैन बोलते हैं। स्लीपली स्लोप क्या होता है? आर्गुइंग दैट माइनर एक्शन विल इनवेटिवली लेड टू अ चेन ऑफ डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, बहुत सारा जो है कि कोई एक रिजल्ट है, लेकिन हम लोग एक माइनर चीज़ को जो है कि बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं उस पर, तो ये स्लिपरी स्लोप होता है। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ध्यान रखिए, ये सारे PYQ से पूछे हुए और आपके शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, यहाँ पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला है असेसन रीजन से क्वेश्चन है आपका। असेसन है अंडरस्टैंडिंग फैलेसीज हेल्प इन इवेल्युएटिंग द साउंडनेस ऑफ आर्गूमेंट। बिल्कुल सही है। ठीक, रीजन है फैलेसीज रिप्रेजेंट फ्लॉड रीजनिंग पैटर्न्स दैट अनडिटरमाइन द लॉजिकल वैलिडिटी और परसिवनेस ऑफ एन आर्गूमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों क्या है? दोनों बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एड पॉपुलम या फिर अपील टू पॉपुलैरिटी किसे कहते हैं? ठीक, नाम से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं अ क्लेम इज आर्ग्यू टू बी ट्रू सिंपली बिकॉज मेनी पीपल बिलीव इट। एक किसी क्लेम को हम लोग सही मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सही कह रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, इसलिए सही है। भले वो ट्रूली रियल लाइफ में सही नहीं है, लेकिन बहुत लोग जो है कि इसको सही कह रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग सही मान रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अपील टू पॉपुलैरिटी। ठीक है, और अपील टू द जनरल पब्लिक ओपिनियन और इमोशन rather than the logical evidence। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन ए आपका एड होमिनम है और सी एंड डी डिस्क्राइब द अदर फैल्सीज। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का 7वां है। हमने 6ठा यूनिट देख लिया। 7वां यूनिट DI के क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं बस हम आपको ये दिखाएंगे। बाकी इसको पूरा सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे DI बेस्ड जो है कि बेस्ड ऑन टेबल ग्राफ्स। ठीक है, टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल ग्राफ से क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज की कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेज ऑफ अ टेबल ग्राफ एज अ डाटा रिप्रेजेंटेशन। कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही है वो है इट प्रेजेंट डाटा एक्यूरेटली इन डिटेल एंड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, DI क्या करता है कि बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देता है डाटा को और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर आपकी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है इन टेबल ग्राफ इट इज अ क्रूशियल टू स्कैन डाटा बोथ अक्रॉस रोज एंड डाउन कॉलम टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डाटा पॉइंट्स। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ टेबल ग्राफ ऑलवेज मेक डाटा इंटरप्रिटेशन ईजियर। ये गलत है, ज़्यादा आपके रोज और कॉलम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो DI करना मुश्किल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ये पूरा दिया हुआ है। अब असेसन रीजन में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है DI से? तो पहला था है असेसन टेबल ग्राफ्स आर आइडियल फॉर प्रेजेंटिंग प्रिसाइज न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है। ठीक, फिर बिकॉज टेबल ग्राफ्स हैव लो विजुअल अपील एंड कैन बी डिफिकल्ट टू इमीडिएटली डिस्कर्न ट्रेंड्स और पैटर्न। ये सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसका आंसर होगा B। ठीक है, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पूरा आपका दिया हुआ है। वेट, 4th नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी है उसका पूरा सेल्स दिया हुआ है 1000 में गिवन बिलो। ठीक है, प्रोडक्ट इंक्लूडेड भी। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया है, आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज इन ऑफन इनकाउंटेड व्हेन सॉल्विंग लार्ज एंड कम्प्लेक्स टेबल ग्राफ्स। ठीक है, क्या दिक्कत आती है, क्या चैलेंजेस आते हैं? तो टाइम कंजप्शन इन फाइंडिंग द करेक्ट रोज एंड कॉलम्स फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपके चैलेंजेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टेबल ग्राफ हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पूरा दिया हुआ है।
अब टाइप स्किल एंड स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आता है। अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, और हमने ये पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ सबके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटेशन टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिपिक्टिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो कौन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है डिपिक्टिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम? तो वो होता है लाइन ग्राफ। उसकी सबसे अच्छा कौन सा ग्राफ है? लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पे सबके बारे में सब कुछ दे दिया है, सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो इज इसेंशियल फॉर सॉल्विंग डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। दूसरा है इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू यूज कॉम्प्लेक्स कैलकुलस मेथड फॉर कैलकुलेशन इन डीआई क्वेश्चन, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी जो है, किसी ईजी क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे स्किल और डिस्क्रिप्शन का पूरा एक दे दिया है चार्ट, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका होगा एबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एक्यूरेटली, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक, दूसरा आपका है एनालिटिकल एबिलिटी, किसे बोलते हैं? तो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा, इसे बोलते हैं एनालिटिक एबिलिटी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग किसे बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एबिलिटी टू डिड्यूस हिडन पैटर्न्स एंड अंडरलाइंग मीनिंग्स, इसे बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन किसे बोलते हैं? तो ये आपका होगा सेकंड से। ठीक, एबिलिटी टू कंप्रहेंड एंड एक्सप्लेन द गिवन डाटा। ठीक, इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए यहाँ पे असेसन क्वेश्चन है कि असेसन डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन इन यूजीसी नेट ऑफ इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, बिल्कुल सही है कि वो परसेंटेज का ये सब की डाटा देता है, बिल्कुल सही है। बिकॉज टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वी ओनली नीड द इनिशियल वैल्यू नॉट द फाइनल वैल्यू, ये गलत है कि हमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू चाहिए, फाइनल वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी वाइल सॉल्विंग अ डाटा इंटरप्रिटेशन सेट, कौन सा जो है कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी है? तो ये होगा क्विकली ओवरव्यूइंग द डाटा, आगे मैं सबसे आगे डाटा को देख लिया जाता है, अंडरस्टैंड द मेन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स बिफोर रीचिंग ईच क्वेश्चन, सबसे पहले हमको उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे, सब चीज़ समझ लेंगे, फिर हम लोग जो है कि क्वेश्चन को देखेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका यूनिट 8 पे आ गए हम लोग, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी पे आ गए, जिससे क्या क्वेश्चन आए थे आपके शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में यूजीसी नेट जून 2025 में, जो 25 जून को हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन आया था मॉलवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, टाइप ऑफ मॉलवेयर। टाइप ऑफ मॉलवेयर पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन अलग से एक जो है कि शॉर्ट में 10 मिनट का वीडियो बनाया, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ मालवेयर इज डिजाइन टू सीक्रेटली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर कंप्यूटर एक्टिविटीज सच एज ब्राउज हिस्ट्री एंड की स्ट्रोक्स एंड सेंड टू एन अटैकर्स। तो क्या होता है? स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर हमारे ब्राउज हिस्ट्री और की स्ट्रोक को क्या कर लेता है? सब कुछ हमारी एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्म कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे दिया पूरा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। दूसरा, a Trojan horse malware often disguises itself as a legitimate software to trick users into installing it, बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा है once a Trojan horse is installed it typically replicates itself across the network, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मालवेयर पे है और उनके प्राइमरी फंक्शन क्या है उस पर दिया हुआ है। ठीक, वायरस क्या होता है? तो वायरस आपका अटैच इटसेल्फ टू लेजिटिमेट प्रोग्राम्स एंड रिक्वायर एक्विजिशन टू स्प्रेड। ठीक, ये वायरस होता है, इसके फंक्शंस हैं। वर्म की बात करेंगे तो ये सेल्फ रेप्लिकेट्स होता है एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन की पूरा नेटवर्क में फैल जाता है। ठीक, तो ये वर्म कहलाता है। ठीक, रैंसमवेयर की बात करेंगे तो ये इनक्रिप्ट्स यूजर डाटा एंड डिमांड्स पेमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन की। अगर आपका रैंसमवेयर कहीं भी आ जाएगा तो यहाँ पे डिमांड्स पेमेंट देख लेंगे तो समझिए कि रैंसमवेयर की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद है एडवेयर, तो एडवेयर ऑटोमेटिकली डिलीवर्स अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट टू द यूज़र। देखते हैं कि हम लोग कोई क्रोम वोम खोलते हैं तो बहुत सारे ऐड आ जाते हैं अपने आप, इसे बोलते हैं एडवेयर। ठीक है, एक प्रकार का मालवेयर है ये। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। होस्ट प्रोग्राम होता है,
ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेट होता है, इंक्रिप्ट ऑफ विक्टिम्स फाइल्स होता है, ठीक, इंक्रिप्ट कर लेता है। और एडवर्ड क्या होता है, डाउनलोड एडवर्टाइजिंग मटेरियल, पॉपअप्स, बैनर्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका असेसन रीजन का क्वेश्चन है। असेसन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम मेलवेयर। बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर को मालवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जाना जाता है, ठीक, बिकॉज मालवेयर कैन कॉज डाटा लॉस, सिस्टम डैमेज एंड प्राइवेसी ब्रीचेज। बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड विथ मालवेयर। क्या कॉमन सिम्टम है, तो अनएक्सपेक्टेड पॉपअप एडवर्टाइजमेंट जो है कि कॉमन सिम्टम है कि कंप्यूटर क्या हो गया, मालवेयर से इफेक्टेड हो गया है, ये आपके कॉमन सिम्टम्स है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का जो ये मालवेयर यूनिट 8 का जो टॉपिक है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ई गवर्नेंस टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके शिफ्ट में। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ई गवर्नेंस टूल्स, तो क्या होगा, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड एसेसिबिलिटी होता है, ठीक है। जो भी ई गवर्नेंस टूल्स होते हैं यूजर फ्रेंडली होते हैं और एसेसिबल करने में भी बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। चलिए ट्रांसपेरेंसी भी होती है, पार्टिसिपेशन भी ईजी होता है। अब अगला है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डिजिटल सिग्नेचर आर प्राइमली यूज इन ई गवर्नेंस फॉर इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कि ऑथेंटिक है कि नहीं उसको करने के लिए इस डिजिटल सिग्नेचर आ गए थे, ये बिल्कुल सही दिया है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन, गलत है, बायोमेट्रिक डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन नहीं करता है, हम लोग बायोमेट्रिक से जो है कि कोई भी चीज़ को आउटपुट ये जो है कि इन करता है, ठीक है, आउटपुट ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा सी। फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, फेशियल रिकॉग्नाइज करता है, क्या है, इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके फंक्शन क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, तो स्कैनर करता है आपका कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इमेज इनटू डिजिटल डाटा, स्कैन करता है, ठीक, डिजिटल मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर आपका कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू प्रिंटेड कॉपी, ठीक है, डिजिटल यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करता है, ठीक। राउटर क्या करता है, राउटर आपका फॉरवर्ड डाटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा पैकेज को कंप्यूटर नेटवर्क में भेजता है। और माउस क्या करता है, इनपुट करता है डिवाइस को मूविंग कर्सर ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आपका असेसन रीजन से क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कैन इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है ई गवर्नेंस जो भी इनिशिएटिव होती हैं, ठीक, बिकॉज बाय मेकिंग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एसेसिबल ऑनलाइन करप्शन अपॉर्चुनिटीज आर रिड्यूसेज। बिल्कुल सही है कि जो भी करप्शन है उसको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। तो इसका दोनों क्या होगा, ये सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन एजुकेशनल सेटिंग। जो कि प्राथमिक लाभ क्या है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में, तो क्या है, इनहेंस इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, जो है कि इसको जो है कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, ये हमारे बेनिफिट हैं, ठीक है, प्राइमरी बेनिफिट्स हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन है, मेश टोपोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके, और लगभग हर एग्ज़ाम हर साल पूछे ही जाते हैं। इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी एवरी डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क, किस डिवाइस में होता है, तो वो आपका मेश टोपोलॉजी में होता है, ठीक है। अभी मेश टोपोलॉजी होता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेश टोपोलॉजी इन अ फुल मेश टोपोलॉजी एवरी सिंगल डिवाइस नोड इन द नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, इसे मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। दिस क्रिएट अ हाईली रिडेंट एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क। उसके बाद अदर टोपोलॉजी स्टार बस रिंग है डिफरेंट कनेक्शन पैटर्न दैट डू नॉट इन्वॉल्व एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर, ठीक है। ये सब नहीं करते हैं कि कोई भी डिवाइस किसी भी अदर डिवाइस से कनेक्ट हो जाए इस टोपोलॉजी में, ठीक है, लेकिन मेश में होता है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं।
कौन सा सही है ये बताना। पहला है अ की एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड टोपोलॉजी इट इज हाई फॉल्ट टॉलरेंस, इफ वन लिंक फेल्स डाटा कैन स्टिल फाइंड एन अल्टरनेटिव पैथ। बिल्कुल सही है कि क्या होता है कि अगर एक कोई लिंक फेल हो गया तो अलग अलग बहुत सारे डिवाइस होते हैं, कहीं भी वो लिंक कर लेता है, तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। दूसरा है मिक्स्ड टोपोलॉजी जनरली द लीस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क टोपोलॉजी टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू मिनिमल कैबलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये गलत है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं है और मिनिमम कैबलिंग रिक्वायरमेंट भी नहीं मानता है, ये इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक, और एक्सटेंसिव केबल, बहुत ज़्यादा केबल चाहता है, एंड न्यूमेरस कनेक्शन पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें चाहता है मिक्स्ड टोपोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग टोपोलॉजी आपको समझ में आ जाएंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्टार टोपोलॉजी किसे बोलते हैं, तो आल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। ठीक है, स्टार आप देखते हैं ऐसे बना होता है, तो सब कुछ क्या है यहाँ पे सेंट्रल हब में कनेक्ट होती है एक स्विच में। ठीक, इसे स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है, तो बस टोपोलॉजी आपका आल डिवाइस शेयर अ सिंगल कॉमन टेबल। ठीक है, कॉमन केबल। ठीक है, आल डिवाइस शेयर अ सिंगल कॉमन टेबल, इसे बस टोपोलॉजी बोलते हैं, एक टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी किसे बोलते हैं, ये आपका स्टार हो गया। ठीक, रिंग किससे हो गया। अब उसके बाद रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे तो डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में जो है कि डाटा डायरेक्ट करता है, इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। और मेश का आपको बताया है कि इट प्रोवाइड्स डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बिटवीन आल डिवाइसेस। ठीक है, इसे मेश टोपोलॉजी बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया होगा सारा टोपोलॉजी आपको एक जगह। ठीक है, चलिए अब असेसन रीजन का क्वेश्चन है। Mesh topology is often prepared in critical network environments like power plants और डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल सही है, ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, नेटवर्क इन्वायरमेंट्स लाइक पावर प्लांट्स और डिफेंस सिस्टम में। ठीक, बिकॉज इट हाई रेडियंसेस इन सीरीज। बिल्कुल सही है, दैट आर नेटवर्क रिमेन्स ऑपरेशनल इवन इफ मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक्स फेल। ठीक है, बहुत सारे अगर कम्युनिकेशन लिंक फेल हो गए तभी भी कुछ ना कुछ हमारे पास रहते हैं, क्योंकि किसी भी अदर डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। ठीक, तो दोनों बिल्कुल सही है। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ फुल मेश नेटवर्क टोपोलॉजी। अब डिसएडवांटेज क्या है ये जान लेते हैं मेश टोपोलॉजी की, तो वो है हाई केबलिंग कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। बहुत ज़्यादा केबल का कॉस्ट पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए जो है कि इसके मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ दी हुई है कि इंस्टॉल करने में, मैनेजमेंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि लीडिंग हाई कॉस्ट है। अब हम बात करेंगे आईसीटी टूल्स और मेमोरी से जो क्वेश्चन आए थे आपके शिफ्ट में उसके ऊपर। ठीक, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा जो है कि एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे होगा वेब ब्राउजर। क्रोम जो है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग ऐप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं है, बाकी आपको ईजी पता होगा कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो सबको आज के ज़माने में पता होगा। अगला रैम रोम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे कि रैम इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन इट पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक, तो यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है और कंटेंट्स आर, जो भी कंटेंट होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया, लाइट कट गई, तो जो भी कंटेंट आप सिस्टम में वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, और रोम के बारे में दिया है कि रोम इज अ प्राइमरी यूज फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल रोम की गलत है। रोम जो है कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो भी हमारे कंटेंट बने रहते हैं, प्राइमरी मेमोरी है। तो यहाँ पे ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल भी है आपका। अब टाइप ऑफ मेमोरी और उसके यूज़ को देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, एक साथ ही सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम और रोम। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो होता है आपका इंक्लूड रैम एंड कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, उसे कैशे मेमोरी बोलते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली इवन विदाउट पावर स्लोअर देन रैम। ठीक है, अगर पावर जो है कि ये लेकिन स्लोअर देन रैम होता है, लेकिन विदाउट पावर भी ये किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, रैम क्या होता है,
अभी रैम को हमने बताया कि रैम क्या होता है आपका, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, डायरेक्टली एसेसेबल बाई सीपीयू द्वारा इसको एसेस किया जाता है। और रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, स्टोर्स बूट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फर्मवेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पूरा दिया हुआ है वही चीज़ें जो हमने बताया है अभी। अब है असेसन रीजन का क्वेश्चन, ठीक। असेसन है, आईसीटी टूल्स हैव सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आईसीटी टूल्स हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है कि ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाती है। तो ये सारी जो है कि सही है, तो बहुत एक्सप्लेनेशन यार ट्रू है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल मेमोरी। अभी आपको हमने बताया रैम जो है वोलेटाइल है और रोम क्या है, नॉन है। यहाँ पे नॉन कर लीजिए, जिसके बीच में ओ है वहाँ पे इसको ऐसे लिंक कर दीजिए, दोनों के बीच में ओ है तो ये नॉन वोलेटाइल हो गया, ठीक है। चलिए अब नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी आईसीटी का पार्ट है, इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर है 25, जिसका बेस क्या होता है 2 होता है, ठीक है, सॉरी 10 होता है, इसका डेसिमल का बेस 10 होता है और बाइनरी का 2 होता है। तो डेसिमल नंबर 25 इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, ये बाइनरी नंबर के किस नंबर के इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करें, 25 को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक, 12 आ गया और कितना बचा हमारा 1 बचा, ठीक, यहाँ पे रेस्ट 1 बचा। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे डेसिमल टू कन्वर्जन जो मेथड है यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1101, ठीक। तो ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे कि 1100 को करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे बाइनरी से कैसे डेसिमल चेंज करेंगे, तो देखिए ये बाइनरी से डेसिमल चेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो ये नंबर है, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी हाँ 10, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन पोस्टल वैल्यू मेथड, ठीक है। इस मेथड से आप करेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ठीक। चलिए अगला है, अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसका बेस 16 होता है, तो डेसिमल को हेक्सा में करें तो वही सेम डिवाइड करेंगे आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वहाँ पे होगा A2F होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ABCDE फिर यहाँ तक होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं बाइनरी से, द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16 एंड इट यूजेज डिजिट 0 to 9 एंड लेटर A to F। बिल्कुल सही है कि 0 से 9 तक ये डिजिट यूज करता है और A के बाद 10 को A से, 11 को B से, C को जो है कि 12 से ऐसे ऐसे शो करते हैं F तक, ठीक है। F क्या होता है 16 नंबर होता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया है टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू एन ऑक्टल नंबर यू ग्रुप बाइनरी डिजिट्स इनटू सेट ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ये गलत हो जाएगा, 4 में नहीं करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, सेट ऑफ 3 में करते हैं, ग्रुप ऑफ 4 में नहीं 3 में करते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर A5। अब A5 हेक्साडेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में चेंज करना है, ठीक। तो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, क्या करेंगे सबसे पहले ईच हेक्सा डिजिट टू 4 बाइनरी डिजिट, सबसे पहले क्या करेंगे ईच हेक्सा डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो हेक्साडेसिमल A करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल 10, ठीक है, 10 को A कहते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक। इन बाइनरी 4 बिट्स, ठीक है, इन बाइनरी में क्या कहते हैं 4 बिट्स, यानी कि 10 इज़ 1040, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 10 को बाइनरी में 10 से शो कर रहे हैं। अब हेक्साडेसिमल 5 को कैसे करते हैं डेसिमल में, तो 4 बिट्स यानी कि 5 इज़ 0110, ठीक। अब इसको कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा नंबर, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आप करना चाहेंगे तो बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा जो भी बाइनरी टेबल है। अब हम लोग आ गए यूनिट 9 PDE पे, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पे। इसके बाद हायर एजुकेशन और पूरा हम लोग जो है कि यूनिट 1 से 10 तक पूरा एक जो है कि पूरा सिलेबस पेपर 1 का कवर कर लिए एक तरह से देखें तो एक झटके में। तो जो बच्चों का फर्दर एग्जाम है पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ये पूरी मेहनत सिर्फ आपके लिए। अभी मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बोलने में थोड़ी सी, फिर भी हमने आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आपके एग्ज़ाम के जो 2-3 दिन बचे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पैनिक का समय है, तो इसमें बिल्कुल BH वाले आपके साथ हैं, ठीक है।
अगला टॉपिक 1 है आपका वाटर ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन, क्लोरिनेशन, एरिएशन, फोलिकेशन। इससे बहुत सारा पूछता है वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन। इससे देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है शिफ्ट 1-2 में। ठीक है, पहला Which of the following water treatment process is primarily used for the removal of odors and organic compounds from water? जो बदबू आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्बेशन। ठीक है, इसको एक्टिवेट करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं। ठीक है, ये पहला आपका प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्लोरिनेशन क्या है? डिसइंफेक्शन वाला है। ठीक है, प्राइमरी फॉर डिसइंफेक्शन। ये क्या करता है? रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करता है। ठीक, एरिएशन क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग आयरन, मैग्नीशियम, रिमूविंग डिसॉल्व गैस को जो है कि ये हटाता है एरेशन में, ये जो भी गैस होती है उसको निकालता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है क्लोरिनेशन इज अ वाइडली यूज मेथड फॉर डिसइंफेक्शनेशन इन म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। आपको ने बताया कि बिल्कुल क्लोरिनेशन किस लिए यूज होता है? डिसइंफेक्शन के यूज के लिए। ठीक, उसके बाद है द प्राइमरी पर्पज है क्लोरिनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ये इसका काम नहीं है। ठीक है, इस किसका काम था हमने बताया है अभी, किसका काम है? तो ये आपका काम है, आपका सस्पेंडेड, ये डिसइंफेक्शन का काम करता है। याद रखिए क्लोरिनेशन, और ये सब चीज़ के लिए आपका यूज होता है कोगुलेशन, फॉकुलेशन, सेंडिमेशन, ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के लिए तीनों टर्म याद रखिएगा। अब हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को एक चार्ट की तरह देख लेते हैं और उनके फंक्शंस को। ठीक है, यहाँ पे एरिएशन का क्या काम है अभी हमने आपको बताया। तो रिमूविंग जो भी डिजॉल्व गैस है उनको हटाने के लिए, जैसे मेटल्स लाइक आयरन वायरन है, ऑक्सीडाइजिंग, इसको ये एरिएशन का यूज करते हैं, हवा का यूज करते हैं। फोलिकेशन का क्या यूज होता है? तो ये रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय फॉर्मिंग लार्जर फ्लॉक्स। ठीक, क्लोरिनेशन क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करता है, तो किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिजीज को क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक, सेडिमेशन का क्या होता है? तो सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय ग्रेविटी। ठीक है, नीचे सारी जो भी हैवी चीज़ होती है उसको सेटल डाउन करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पूरा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अगला है एक्टिवेटेड कार्बनाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड कार्बन इज ऑफन यूज्ड एज अ फाइनल पॉलिशिंग स्टेप इन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही है, बिकॉज इट कैन इफेक्टली रिमूव क्लोरीन रेसिड्यूज, इम्प्रूविंग द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ वाटर। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला है Which of the following is a potential drawback of using chlorine of water disinfection? क्लोरीन का डिसइंफेक्शन की तरह यूज करते हैं, तो क्या इसका ड्रॉबैक है? तो ये है इट फॉर्म्स हार्मफुल डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स DBPs लाइक ट्राईहाल्मोमिथेन्स। ठीक है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉबैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो पीडी से क्वेश्चन था वो था आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इज कॉमनली यूज टू रिमूव फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कौन सा यूज होता है? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, ये यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके हम पूरा दिया हुआ है। अगला दो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही ये बताना है। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम आर प्राइमली यूज टू कंट्रोल सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम पावर प्लांट्स। बिल्कुल सही है। ठीक, उसका है कैटलिस्ट कन्वर्टर आर मेनली एम्प्लॉयड टू रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। ये आपका गलत है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा C। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एयर पोल्यूटेंट और प्राइमरी कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, एक ही साथ बात करते हैं पूरा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, इसका प्राइमरी कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्या आता है? यहाँ पे आएगा बिग फिल्टर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स।
ठीक। उसके बाद है आपका सल्फर डाइऑक्साइड किससे संबंधित होगा, तो ये होगा फ्लू गैस होता है और डिसल्फराइजेशन में काम होता है, FGD। ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका संबंधित है आपका सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, SCR से संबंधित है, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थर्मल ऑक्सीडाइजर्स है या फिर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब असेसमेंट रीजन क्वेश्चन है, हर टॉपिक से लगभग आपको 5-5 क्वेश्चन कराया जाए ताकि कहीं भी छूटे ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, असेसन है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आर इसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इमिशन। बिल्कुल सही कि जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी हार्मफुल इफेक्ट है इंडस्ट्रियल इमिशन से। ठीक, बिकॉज इंडस्ट्रियल इमिशन कंटेन वेरियस पोल्यूटेंट्स, बिल्कुल बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रखे होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे जो कि मानव हेल्थ के लिए ख़राब हैं। तो बिल्कुल दोनों क्या है, सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है कि हार्मफुल होता है मानव के लिए भी और पौधों के लिए भी और मिट्टी के लिए भी। ठीक, अगला है, अब ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपके शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में और बहुत सारे एग्जाम में भी। ठीक, तो यहाँ पे विच गैस इज कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन कॉज, या फिर एंथ्रोपोजेनिक किसे बोलते हैं, ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इट्स हाई कंसनट्रेशन एंड लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। कौन सा गैस है, तो वो कौन सा है, CO2। बहुत ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा किसी ग्लोबल वार्मिंग गैस का हाई कंसनट्रेशन है तो CO2 का है, और बहुत ज़्यादा जो है कि लॉन्ग टाइम रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। अगला है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस से, देखते हैं क्या है। द ग्रीन हाउस गैस द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है, नेचुरल प्रोसेस क्या करता है, वह जो अर्थ का सरफेस इसको गर्म करता है। ठीक, दूसरा है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इनहेंस द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये इनहेंस कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी जो है कि इनहेंस कर रहा है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, क्या करके, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा के एटमॉस्फेयर में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस के सोर्स देख लेते हैं और प्राइमरी गैस इमिटेड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से प्राइमरी गैस है, कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक, पहला आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ग्रीन हाउस सोर्स है। ठीक, और इसका प्राइमरी कहाँ से आता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो है कि जब हम कुछ जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये इससे क्या होता है, मीथेन निकलता है। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से क्या होता है, तो इसमें NO2 मिलता है, और रेफ्रिजरेटर ओल्डर रेफ्रिजरेंट्स की बात कर ले, ओल्डर, तो इसमें मिलता है CFC। अब तो SFC आ गया है, तो यहाँ पे इसी मॉनिटर प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था इसी को रोकने के लिए किया गया है, ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है ये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है असेसन रीजन से। असेसन है, रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज क्रूशियल फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग कार्बन डाई इमिशन जो है कि रिड्यूस करें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन को। ठीक, उसके बाद बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस ऑन अ पर मॉलिकुलर बेसिस। गलत है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक, ठीक, यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, क्योंकि CO2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल, इट इज़ नॉट द मोस्ट पोटेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Which of the following human activity is the largest source of anthropogenic carbon dioxide CO2 emission? कौन सा है, तो वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसको हम लोग जलाते हैं तो सबसे बड़ा सोर्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन एक्टिविटी करता है और ग्रीन हाउस गैस में ये कंट्रीब्यूट करता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है कि कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन होगा ओजोन लेयर से, और हमने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपसे ओजोन लेयर पे MCQs कराए हैं, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर, मॉनिटर प्रोटोकॉल, इस सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, पहला है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर प्राइमरी लोकेटेड, आप सबको पता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक,
तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, इसे गुड ओजोन बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, गुड ओजोन, क्योंकि ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने कराए थे, फिर से बता दिया। ठीक, ओजोन को O3 से प्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ तक रहता है, ये तो 10 to 50 किलोमीटर एबव अर्थ स्पेस। ठीक, यूवी से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक, चलिए अगला 2 स्टेटमेंट्स है। पहला है द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरियस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बिल्कुल सही है कि ओजोन लेयर को जो भी डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको कम करने के लिए, एक फेज में धीरे धीरे खत्म करने के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि पे साइन किया गया था 1987 में। बिल्कुल सही है। दूसरा है ओजोन डिप्लीटेशन प्राइमरी कॉज अ डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर लीडिंग टू अ कूलिंग इफेक्ट। ये गलत है। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस लिए ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे ज़्यादा इसलिए कि यूवी रेज जो है उसको धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है कि पतला होता जा रहा है, छेद होता जा रहा है, उसमें ओजोन होल होता जा रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पे सी आंसर इसका सही है। ठीक है, ये पूरा देखिए 1987 में आया था। ठीक है, CFCs है, लाइक CFCs है हेलोन ODS सब्सटेंस है। ठीक, और यहाँ पे जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन प्राइमरी लीड टू एन इंक्रीज इन हार्मफुल यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस। ये इंक्रीज कर रहा है, ये ज़्यादा है जरूरी है, ओजोन लेयर से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस और कॉमन यूज इसके सोर्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है क्लोरोफ्लोरो, CFC, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके सोर्स क्या है ये देखते हैं। ठीक, तो पहला है CFC कहाँ से मिलता है आपका, तो ये आपका एरोसोल, ठीक है, प्रोपेलेंट्स एंड रेफ्रिजरेंट से मिलता है। हेलोन्स कहाँ से मिलता है, तो फायर जो होता है जिससे हम लोग आग बुझाते हैं, फायर जेनरेटर से मिलता है। मिथाइल ब्रोमाइड आपका मिलता है एग्रीकल्चर फ्यूमिगेंट से, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड फीड स्टॉक से मिलता है। ठीक, तो इसके सोर्सेज हमें देख लिए। ठीक है, ये सारे आपकी याद रखिएगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं। ठीक है, उनके बारे में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। चलिए असेसन लीजिए से क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओजोन लेयर इज वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, बिल्कुल सही है कि जो हमारे प्रोटेक्ट करता है लाइफ, जो भी अर्थ रहती है, अर्थ पे लाइफ रहती है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद है रीज़न इट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। बिल्कुल सही है कि यूवी रेडिएशन को ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे स्किन कैंसर और सारी चीज़ें डिजीज से हमें बचाता है। ठीक, बिल्कुल सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्या होता है, ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो रहा है तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कंट्रारैक्ट्स। ठीक है, मतलब ज़्यादातर आपके कैंसर वैंसर ये सब चीज़ों का ज़्यादातर हमें इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, चलिए अब अगला डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर से क्वेश्चंस पूछे गए PDE में बहुत ज़्यादा, इससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर इन हिस्ट्री रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड रेडियो एक्टिव कंटिमिनेशन। क्या है वो, तो वह है क्रेनोबाइल डिजास्टर। क्रेनोबाइल डिजास्टर जो है कि वाइडली रिकॉग्नाइज है मोस्ट जो है कि वर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर है ये हिस्ट्री में। ठीक, कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1960 में। पावर प्लांट था यूक्रेन में। द सोवियत संघ जो है आपका कंसिडर द मोस्ट सीवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन हिस्ट्री। याद रखिएगा, और ये पूरा इसका डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्रेनोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। उसके बाद है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक्स एंड फ्लूड्स कैन ऑफन बी प्रेडिक्टेड विथ हाई एक्यूरेसी डे इन एडवांस। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक, दूसरा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन्वॉल्व्स स्ट्रेटजी टू लेसन द सेवेरिटी एंड इम्पैक्ट्स ऑफ हजार्ड्स। ये बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा D। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते देखते हैं इसको। अब लास्ट हमारा बचा ही है। उसके बाद है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजास्टर और उसके हमें एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक, पहला आपका हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर की बात करेंगे तो ये होता है द 2004 इंडियन ओशन सुनामी। ठीक है, ये हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है। जियोलॉजिकल डिजास्टर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा द 2001 क्रिस्टचर्च अर्थक्वेक इन न्यूजीलैंड। ये आपका जियोलॉजिकल डिजास्टर है। क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर की बात करेंगे तो वो आ जाएगा इसका एग्जाम्पल द मैसिव वाइल्ड लाइफ
द मैसिव वाइल्ड फायर स्प्रेडिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट एरिया, ये आपका क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा। और बायोलॉजिकल डिजास्टर की बात करेंगे तो वाइड स्प्रेड एपिडेमिक लाइक कोविड-19 आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर है। ठीक है, चलिए असेसन डिजाइन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग प्लान्स एंड कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिजास्टर, मिनिमाइजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिजास्टर इज प्राइमरली ह्यूमन मेड, कौन सा ह्यूमन मेड है, तो वो है इंडस्ट्रियल केमिकल लीक, क्या है, ह्यूमन है, और बाकी सब नेचुरल है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पीडी का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है आपका द क्योटो प्रोटोकॉल इज इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कमिट्स स्टेट पेरिस पार्टीज टू, किसके बीच में ये हुआ था, और किस लिए हुआ था, तो रेड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कब हुआ था, 1997। क्योटो को क्लीन से जोड़ लीजिएगा और ग्रीन हाउस गैस इमिशन से है 1997 में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, दो स्टेटमेंट दिए गए, कौन से ये बताना है। पहला, द मॉनिटरी प्रोटोकॉल इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट जो है कि आज क्वेश्चन है। अगला है इट प्राइमरी एड्रेस इज क्लाइमेट चेंज बाई सेटिंग टारगेट फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है, ये ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस से है, ओडीएस से है। ठीक है, ओडीएस इमिशन से है, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब एग्रीमेंट और उसके प्राइमरी फोकस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है कन्वेंशन यानी कि CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, तो ये था आपका कन्वर्जेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, 1992 में आया था। क्योटो की बात करेंगे 1997, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इमिशन ऑफ रिडक्शन। ठीक है, क्या करके ये आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। मॉनिट्रियल आपका ODS से है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, और पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में आया था, ये आपका हो जाएगा ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग एडेप्शन एंड फाइनेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पूरा इन पर विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, अगला है आपका सेशन डिवीजन का क्वेश्चन, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स आर क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, बिल्कुल सही है, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं इसीलिए होता है कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको सही किया जा सके। दूसरा ऐसा है मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ट्रांसेंड नेशनल बॉर्डर्स एंड रिक्वायर्स कोऑर्डिनेट एक्शन एमॉन्ग कंट्रीज, तो ये भी बिल्कुल सही है कि वो लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट करें जो भी कंट्रीज हैं, तो ये भी दोनों का है, ट्रू है। ठीक है, अगला है वेट Which of the following is a major criticism often leveled against international environment agreement, तो क्या हुआ इसका, they often lack effective enforcement mechanism। ठीक है, ये जो है कि इनके लेवल अगेंस्ट इंटरनेशनल मेजर क्रिटिसिज्म है इनके। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं। अब हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में जो है कि एक्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आए थे, तो इसमें है, अब लास्ट ही है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, कब आया था, तो 1986 में जो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया में। इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट, In Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 aims to prevent and control water pollution and maintain the wholesomeness of water, बिल्कुल सही है। The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 established Central and State Pollution Control Boards, बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों आप दे सकते हैं, कब आया था, ये 1974 में आया था, ये 1981 में आया था। ठीक, चलिए अब इन्वायरमेंट एक्ट और उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये आपका आया था, ये
प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स है, ठीक। वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था आपका, किस लिए ये आया था आपका, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर से संबंधित होगा। एयर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एयर से होगा। और हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये किस लिए आया था, तो ये आया था आपका रेगुलेशन ऑफ हजार्ड्स वेस्टेज एंड देयर मैनेजमेंट से, ठीक। तो इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, यह पूरा दिया हुआ है। अगला है इन्वायरमेंटल एक्ट इन इंडिया एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट एक्ट जो है क्या आया था आपके, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिकॉज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन 1986 इज एन अम्ब्रेला legislation designed to provide a framework for central government coordination of various regulatory agencies and environmental protection measures। दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, इसको अम्ब्रेला डिज़ाइन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक्ट 2010, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो था आपका टू इस्टेब्लिश अ स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक। इससे एनजीटी आपका सब सही था। यहाँ पे देख लीजिए एनजीटी के बारे में पूरा दिया हुआ विस्तार से। अब हम लोग लास्ट जो है कि बस 2-3 मिनट और लास्ट यूनिट को देख लेते हैं, हायर एजुकेशन की यूनिट 10 है आपका, ठीक है। यहाँ पे कमीशन एंड पॉलिसीज, कोठारी, यशपाल, मैकाले मिनट इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला आपका है कोठारी कमीशन इज वाइडली नोन फॉर रिकमेंडिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, तो ये आपका 6% होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6%, ठीक है। कोठारी कमीशन में वाइडली नोन फॉर रिकमेंडेशन फॉर व्हाट परसेंट ऑफ नेशनल इनकम टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, तो उन्होंने कहा था कि 6% हमें एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कोठारी कमीशन कब आया था आपका, 1964 से 66, ठीक। चलिए अगला दो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैकाले मिनट्स ऑफ 1835 एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, गलत हो जाएगा, ओरिएंटल नहीं बोला था ये, ठीक है। यहाँ पे प्राच्य विद्या को नहीं बोला था, पाश्चात्य वेस्टर्न लर्निंग को ये प्रमोट किया था, ठीक। उसके बाद है इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एडॉप्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल सही है। इसने कहा था कि हायर एजुकेशन में जो है कि इंग्लिश को इसने प्रमोट किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जितने भी एजुकेशन कमीशन है कब आए थे इस पर जो है कि बताना है। कोठारी कमीशन अभी हमने देखा 1964 से 66 होगा, ठीक। वही बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की 1986 हो जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की बात करेंगे तो वो आपका 2005 हो जाएगा, और यशपाल कमेटी 1993 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला आपका वही है असेशन रीजन का क्वेश्चन of the Yashpal Committee report 1993 significantly highlighted the issue of burden on the student in education, बिल्कुल सही है, एक जो भी बर्डन है आप स्टूडेंट पे उसके ऊपर मेनली बात किया था। बिकॉज द रिपोर्ट रिकमेंडेड अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन होमवर्क एंड क्लासरूम टीचिंग आवर्स फॉर ऑल स्कूल लेवल, ये गलत है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कहा था उन्होंने कि जॉयफुल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द कोठारी कमीशन, कौन सा कोठारी कमीशन से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी सब है। कॉमन स्कूल सिस्टम, 10+2+3 पैटर्न यही लाए थे। एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बिल्कुल लाए थे, लेकिन इम्पेसाइज ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन्होंने नहीं कहा था, तब उतना डिजिटल चीज़ों का ग्रोथ भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन पूछा है एनकेसी, एटेक, एनसीटी, यूजीसी से। तो पहला है विच स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, कौन ज़्यादा इसके लिए जो है कि रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। एटेक आपका टेक्निकल एजुकेशन के लिए, एनसीटी टीचर एजुकेशन के लिए, और एनसीईआरटी आपका स्कूल एजुकेशन करिकुलम में टेक्स्ट बुक के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका है द नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी वाज इस्टेब्लिश विद अ फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज सोसाइटी, बिल्कुल सही है कि ज्ञान आयोग जो कि ज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा किया था। उसके बाद है इट प्राइमरीली रिकमेंडेड सेटिंग अप 100 न्यू यूनिवर्सिटीज टू अचीव अ GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ
30% ऑफ 2020, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, पहले देखेंगे आपका ज्ञान आयोग 2005 से 2009 तक है। ठीक है, साम पित्रोदा जो है कि इसके चेयर किए थे, और इसने बोला था कि 30% ऑफ 2000 एज अ रिस्पॉन्ड अपोज टू 100। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1500 न्यू यूनिवर्सिटीज बोला था। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट बॉडी और प्राइमरी फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, पहला एटेक, तो एटेक का हमने बताया कि टेक्निकल एजुकेशन से है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन आप। एनसीटी आपका टीचर एजुकेशन से है, रेगुलेशन मेंटेनेंस आप। एनकीसी आपका यूजीसी आपका फंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एजुकेशन ये हो जाएगा। और डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ये एनकीसी का कहा था। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट आपका। ठीक, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म दे सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, उसके बाद एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन, ज्ञान आयोग जो इसकी अभी बात हुई थी ऊपर। ठीक, और यूजीसी है। ठीक, असेसन रीजन से क्वेश्चन है आपका। पहला है द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एजुकेशन, एटेक इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। बिल्कुल सही है ये बात कि ये इसलिए ही किया गया था। दूसरा आपका है कि डेवलपमेंट ऑफ दूसरा आपका रीजन है एटेक प्राइमरी डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। गलत, ये आपका टेक्निकल से संबंधित है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेडिकल के लिए और लीगल के लिए ये है। ठीक है, ना कि टेक्निकल के लिए एटेक है। ठीक, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टेब्लिश हुआ था? तो मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। 1995 में इसकी स्थापना इसीलिए हुई थी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक ही है। अब नेशनल फ्रेमवर्क से पूछ लिया था, एजुकेशनल फ्रेमवर्क से जो 2005 में हुआ था, लर्निंग विदाउट बर्डन, उससे देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीपी 2005 वाज प्राइमरी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? तो एनसीईआरटी ने इसको जो है कि डेवलप किया था 2005 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला दो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो देखते हैं। पहला है अ की गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीपी 2005 इज टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। बिल्कुल सही है ये, किसने कहा था कि आउटसाइड जो स्कूल है उसको कनेक्ट करना है जो नॉलेज है। ठीक, दूसरा है द एनसीपी 2005 स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन एज द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग। बिल्कुल गलत है, इसने कहा था कि प्राइमरी मेथड टीचिंग को इसने थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया था, लर्निंग और रोट लर्निंग को। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को, इसको इसने फॉलो किया था। अब यहाँ पे की प्रिंसिपल और एक्सप्लेनेशन या फोकस देखेंगे। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कि किसी ने कहा था, और कहा था कि मेकिंग लर्निंग रिलेवेंट एंड कंस्ट्रक्चुअल हो जाएगा इससे। ठीक, उसके बाद है इंश्योरिंग लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोड मेथड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम्फेसाइजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ओवर मेमोराइजेशन पे फोकस करना है, रोड पे नहीं करना है। इनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, इसने कहा था कि मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेगमेंटेड नॉलेज एंड प्रोमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसने कहा था। ठीक, उसके बाद है आपका मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, इसका जो होगा वो होगा मेकिंग एग्जाम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ। जैसे आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला सेशन रीजन से क्वेश्चन है। पहला है द कोर आइडिया बिहाइंड लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल कमिटी ने 1953 में बोला था वाज टू रिड्यूस द वेट ऑफ अ स्कूल बैग। बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद है बिकॉज द डीपर इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन वाज टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। तो दोनों सही है, लेकिन एक तरह से कहेंगे कि एक्सप्लेनेशन नहीं सर है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट यूनिट भी है। पूरा हमने पेपर 1 को लगभग पूरा कवर कर लिया, और एक आपका मैराथन टाइप का क्लास हो गया आपका पूरा। एक तो ये आपका शिफ्ट एनालिसिस भी हो गया, साथ ही साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी दिया है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, क्या था? तो टू प्रमोट अ चिल्ड्रन सेंटर अप्रोच टू एजुकेशन। ठीक है, यानी कि टीचर सेंट्रिक लर्निंग से क्या करना है, स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग की तरफ इसने फोकस किया था। ठीक है, तो ये आपका
आज का पूरा हमने ये पूरा आप देख सकते हैं, तो ये हमने पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा देख लिया हमने, पूरा यूनिट 1 से 5 तक, और ये पूरी मेहनत आपके लिए हुई है। तो हमारा सिर्फ इतना चीज़ें है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इतनी आपकी मेहनत की है मैंने, और बहुत सारा गले में दिक्कत है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यू, फिर भी हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।